हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। और इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया है। तो आज इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सभी को पता है। लगभग हर एग्जाम्स में अच्छे खासा इसका वेटेज होता है, चाहे गेट ले लीजिए, ईएस ले लीजिए, एसएससी जेई हो गया, कोई भी स्टेट एई जेई हो गया, तो यहाँ से बहुत सारा एक वेटेज, अच्छा खासा वेटेज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। इसके साथ साथ ये बेस फॉर्म करेगा आपके आगे के सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आरसीसी, स्टील, इवन सॉइल फ्लूइड। तो सभी में इसका एक जो बेस ये फॉर्म करेगा, जहाँ पे आगे में आपको हेल्प आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ टोटल 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, दूसरा सिंपल स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिफ्थ, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर। सिक्स्थ, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरियाज। फिर सेवंथ, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। एट्थ, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। 9, शियर स्ट्रेस इन बीम्स। 10, torsion of shaft. 11th, columns. 12th, theory of springs. And 13th, thin and thick cylinder और sphere। ठीक है, तो ये 13 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो पहला इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का हर मेंबर इज मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। तो हर कोई भी स्ट्रक्चर हुआ मान लीजिए, तो उसका हर मेंबर जो है किससे बना होगा, एक कुछ मटेरियल से बना होगा, विच पजेस सम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। उस मटेरियल का कुछ अपना एक मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। दिस चैप्टर कवर्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज possessed by materials such as elasticity, plasticity, brittleness। तो यह जो चैप्टर है पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, उन्हीं मटेरियल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, फॉर द सेफ डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के सेफ डिजाइनिंग के लिए ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज एसेंशियल। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी मटेरियल का आपको एक मैकेनिकल बिहेवियर आपको पता हो, उसका अंडरस्टैंडिंग हो, तभी कुछ भी आप डिजाइन कर पाएंगे। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो मटेरियल्स को क्या करते हैं, तीन भाग में, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड। तो ब्रॉडली हमने क्या किया है, पहले मटेरियल को तीन भाग में, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और रिजिड मटेरियल। ठीक, इलास्टिक मेंबर्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोडिंग। तो इलास्टिक मटेरियल्स किसको बोलेंगे, वह मटेरियल जिसमें हमने मान लीजिए लोड लगाया तो वो क्या होगा, इलोंगेट हो गया, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। जैसे ही लोड हटाया, ये क्या करेगा, अपने वापस जो जो ओरिजिनल शेप होगा वो उसको रीगेन कर लेगा। और इसी मटेरियल को कहेंगे, जो रीगेन कर लेता है उसको हम लोग कह देंगे क्या, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन प्लास्टिक मटेरियल, अगर हम बात करें प्लास्टिक मटेरियल में डिफॉर्मेशन की, आर परमानेंट हो, तो प्लास्टिक मटेरियल में क्या होगा, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, मतलब लोड हटाने के बाद भी वो वापस अपने शेप में नहीं आएगा। एंड दे डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो लोड हटाने के बाद भी वो अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इस ये डिफिनेशन हो गया प्लास्टिक मटेरियल का। वहीं अगर हम बात करें रिजिड मटेरियल्स की, डू नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अपन एप्लीकेशन ऑफ लोड लगाते रहेंगे फिर भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। एक अप्लाइड मैकेनिक्स का ब्रांच है विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू लोडिंग। जो क्या डील करता है, मटेरियल के बिहेवियर को डील करता है जब उस पर लोडिंग लगाई जाएगी। ठीक है, तो कोई मटेरियल है, जब उस पर लोड लगाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, इस चीज को हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक अप्लाइड मैकेनिक्स का ये ब्रांच है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नाम में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल का स्ट्रेंथ, कोई मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ है, लोड लगाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में। स्ट्रेसेस क्या होता है, वेन एवर एनी एक्सटर्नल लोडिंग इज अप्लाइड, जब भी कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं एक सिस्टम में, इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। तो वहां पे क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन होता है। इफ इट इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम मोशन, अगर वो मोशन से रिस्ट्रेंट है, मतलब यहाँ पे हमने मान लीजिए
एक बीम है, हमने लोड लगाया इस पे, अब इसमें क्या है कि मोशन अलाउ नहीं है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, तो मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड क्या करेगा, जब मूव नहीं करा पाएगा तो इसको एक्सटेंड करा देगा, इसको डिफॉर्म कर देगा, इसकी शेप को बढ़ा देगा। ठीक है। इफ द मेंबर इज फ्री टू मूव, अगर मेंबर जो है फ्री टू मूव है और फ्री एक्सपेंशन अलाउड है, मूव कर सकता है तो मूव कर जाएगा, देन इट विल अंडरगो डिस्प्लेसमेंट विदाउट एनी चेंज इन शेप एंड साइज। तो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट तो पूरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके शेप साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस को, तो इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है जो बॉडी ऑफर करेगा अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। तो जब भी हम किसी बॉडी पे बाहरी फोर्स लगाएंगे तो एक डिफॉर्मेशन होने का टेंडेंसी होगा, तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए अंदर से एक कह सकते हैं रेसिस्टेंस डेवलप होगा उस बॉडी के अंदर से। ठीक है। और वही बॉडी रेसिस्टेंस को बोल देंगे क्या, स्ट्रेस। इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा। तो इसको कैसे करते हैं, सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए हो गया। तो पी जो अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया है वही फोर्स डेवलप हो जाएगा, और ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरियाज। अब स्ट्रेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। पहला हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड ओवर द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। तो सिग्मा नॉट क्या होगा, जो अप्लाइड लोड है, मान लीजिए पी लगाया हमने, पी पी अपॉन ए नॉट जो आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया था वो हो जाएगा। तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और इसी को हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। ए नॉट क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन टेकन। तो जो हमने स्पेसिमेन लिया था, मान लीजिए बार यहाँ पे हम लिया था, ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनल एरिया था ए नॉट, वो हम यहाँ पे लेंगे। तो इसी को बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस। वही ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंस्टैंटेनियस लोड, एक इंस्टैंटेनियस लोड जो एक्टिंग ऑन द इंस्टैंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन में जो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नीचे में हम लेंगे ए। ठीक है। और पी जो उस टाइम पे लोड लग रहा है, यहाँ पे सिग्मा ए आ जाएगा। ट्रू स्ट्रेस क्या हो गया, पी अपॉन ए। ठीक है। ए क्या है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम ऑफ लोडिंग। तो किसी भी टाइम में, लोडिंग के टाइम में जो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल से हम लेंगे इंजीनियरिंग नॉमिनल में। यहाँ पे मान लीजिए अब क्या हुआ है कि हमने इसको एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ साथ एरिया भी घटेगा, समझ रहे हैं। तो एरिया घटेगा तो यहाँ पे एरिया ये घटा देंगे, जो ओरिजिनल से कम हो जाएगा, ओरिजिनल से कम आ जाएगा तो ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा लगेगा इंजीनियरिंग कंपेरिजन में। यहाँ पे क्योंकि एरिया भी तो घटेगा बढ़ेगा, तो जो घटेगा बढ़ेगा जो एक्चुअल है उस टाइम है वो ले लेंगे तो आ जाएगा ट्रू स्ट्रेस। क्लियर है। अब एक कंसेप्ट है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। ठीक। तो क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स टू द डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स टू द डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में जो इंटरनल है, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, जो बॉडी के अंदर एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है, हम उसको डिफॉर्म करने जा रहे थे फोर्स लगा के, लेकिन उस फोर्स के अगेंस्ट, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या हुआ, एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ। तो उस रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो जाएगा स्ट्रेस। लेकिन प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या डिफाइन हो सकता है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो हमने बाहरी फोर्स लगाया है वह फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या है, इंटरनल है, यहाँ पे क्या है, बाहरी एक्सटर्नल है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ड्यू टू स्ट्रेस द प्रेशर विल नॉट बी डेवलप्ड। तो स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप नहीं होगा, लेकिन प्रेशर के कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। सिंपल है। स्ट्रेस चाहे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वही प्रेशर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव फोर्स होगा। स्ट्रेस जो है डेवलप इंटरनली, ये अंदर में डेवलप होगा। प्रेशर जो है बाहरी डेवलप होगा, एक्सटर्नली डेवलप होगा। स्ट्रेस क्या हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, शियर भी हो सकता है।
लेकिन प्रेशर क्या होगा, हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होगा, ये हमेशा कंप्रेस करेगा प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है या शियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रेन क्या होता है, एज एक्सियल लोड इज अप्लाइड टू द बार। अब किसी बार पे हम क्या किए, एक्सियल लोड लगा दिए, इट विल अंडरगो चेंज इन लेंथ। इसमें क्या हुआ, एक डेल्टा चेंज इन लेंथ आ गया। इट विल कम लॉन्गर, इट विल बिकम लॉन्गर व्हेन इन टेंशन। टेंशन में होगा तो लंबा हो जाएगा, लंबाई से बढ़ जाएगा। शॉर्टर व्हेन इज कंप्रेशन, जब कंप्रेशन में है तो ये घट के इधर आ जाएगा। ठीक है, द इलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द बार ड्यू टू एन एक्सियल लोड। तो ये जो इलोंगेशन या शॉर्टनिंग ऑफ बार हुआ है ड्यू टू एन एक्सियल लोड, इसी को बोलेंगे डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द, स्ट्रेन को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ डिफॉर्म्ड लेंथ, द डिफॉर्म्ड लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। डिफॉर्म लेंथ कितना है, डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलेंगे हम एप्सिलॉन और स्ट्रेन। ये आपका एप्सिलॉन दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है, डेल्टा अपॉन एल। तो जो डिफॉर्मेशन आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ डेल्टा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका एक फिक्स्ड बीम से, फिक्स्ड बीम है, इसका लंबाई एल है, हमने पी फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका डेल्टा, डेल्टा इसमें लॉन्गेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो डेल्टा अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया। तो ब्रीफली स्ट्रेन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो ब्रीफली भी स्ट्रेन को भी दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली सिमिलरली उसको, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा एल अपन एल नॉट ले लेंगे, जो ओरिजिनल लेंथ होगा वो ले लेंगे, और आपका जो ट्रू स्ट्रेन आएगा उसमें हम जो ओरिजिनल लेंथ होगा उस टाइम वो ले लेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। मेंबर का जो ओरिजिनल लेंथ है ना, वो नीचे में ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम चेंज इन लेंथ, जब रेशियो निकालेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और इसी को हम नॉमिनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, डेल्टा एन, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। एल नॉट क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, अगर बात करें ट्रू स्ट्रेन की, ये था ऊपर में हम क्या देखा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन या नॉमिनल स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन अल्फा। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ, एज अ रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, लेंथ में चेंज आएगा, ओवर एक्चुअल इंस्टेंटेनियस लेंथ, ओवर एक्चुअल इंस्टेंटेनियस लेंथ ऑफ द मेंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल स्ट्रेन बोलेंगे। तो डेल्टा एल अपन यहाँ पे एल ए ओरिजिनल ना लेकर जो उस टाइम रहेगा, पर्टिकुलर टाइम में जो रहेगा वो ले लेंगे, और ये आएगा वो ट्रू स्ट्रेन। क्लियर। अब यहाँ पे रिलेशन निकाल के दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सिग्मा ए, सिग्मा ए क्या होता है, हमने देखा था, ट्रू स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये क्या होता है आपका सिग्मा ए, यहाँ पे क्या है, सिग्मा ए है ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो प्लस जब हो जाएगा जब टेंसाइल स्ट्रेन है, माइनस कब हो जाएगा, टेंशन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा कंप्रेशन के लिए। उसी तरीके से हमको एप्सिलॉन ए निकालना है, मतलब ट्रू स्ट्रेन निकालना होगा, तो यहाँ पे एल एन लेना पड़ेगा, एल एन 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल रिलेशन है, याद रखिएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में। क्लियर। अब इसे फर्क क्या पड़ा इंजीनियरिंग और ट्रू करने से, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कंप्रेशन कर्व है माइल्ड स्टील का, ये फिगर 1.4 है, टेंसल कर्व, टेंसाइल कर्व फॉर माइल्ड स्टील दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेन है, ये आपका स्ट्रेस दिया हुआ है, तो ये आपका है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे ऐसा कर्व बनेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, लेकिन एक्चुअल जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इलांगेशन कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ रहा है तो एरिया घट रहा है, तो एरिया नीचे में आता है तो ये घटेगा, तो स्ट्रेस जो है बढ़ता हुआ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है टेंसाइल के केस में। ठीक है, फॉर टेंशन, टेंशन के मामले में जो ट्रू स्ट्रेस होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस के कंपेयर। जाहिर सी बात है, जब टेंशन हम टेंशन दे रहे हैं उसमें तो लंबाई बढ़ेगा तो एरिया क्या हो, घटेगा,
एरिया नीचे आता है तो एरिया घटेगा तो ओवरऑल जो ट्रू स्ट्रेस होगा वो बढ़ जाएगा। वहीं कंप्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा, जो ट्रू स्ट्रेस है वो हमेशा छोटा होगा, कम होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से और स्ट्रेन से। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे, इसको देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार ऑफ लेंथ, रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार है जिसका लंबाई दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और उसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन दिया हुआ है 20 मिलीमीटर गुने 40 मिलीमीटर। तो 20 मिलीमीटर इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया, और 40 मिलीमीटर क्या हो गया, इसका डेप्थ हो गया। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स, इस पे एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है जो 100 किलो न्यूटन का है। कितना का है, 100 किलो न्यूटन का। द इलोंगेशन मेजर इन द बार इज 1.2 मिलीमीटर। जो इलोंगेशन हम मेजर करेंगे बार में वो कितना आया, डेल्टा एल आ गया आपका 1.2 मिलीमीटर। आपको निकालना है डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन बार। टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है और स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिंपल पी अपन ए हो जाएगा, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपन एल। तो डेल्टा एल दिया ही हुआ है, लंबाई दिया ही हुआ है, सिंपल निकाल लेंगे। और यहाँ पे पी दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, एरिया निकाल देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सिग्मा इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया हुआ, 100 किलो न्यूटन, तो 100 इंटू 1000 न्यूटन आ जाएगा, और एरिया 20 इंटू 40 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125 एमपीए। और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो 1.2 मिलीमीटर अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा इतना स्ट्रेन। सिंपल ऐसा क्वेश्चन, आसान था। Calculate the minimum diameter of a wire used to raise a load of 4 kilonewton if the permissible stress in the rod is 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि आपको डायमीटर निकालना है, मिनिमम डायमीटर निकालना है वायर का जिसका इस्तेमाल किया जाएगा टू रेज अ लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन लोड उस पर लगेगा, और उसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमीटर निकालना है, तो सिंपल आपको स्ट्रेस दिया हुआ है और वहां से आपको डायमीटर निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, पी अपन एरिया। तो एरिया निकाल लीजिए पी अपन सिग्मा करके। ठीक है, तो आपका लोड दिया हुआ है 4000 न्यूटन, परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर निकालने क्या करेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपन एरिया, तो ये यहाँ से हम डायमीटर आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला रख के। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, A stress strain curve is a graphical representation of the behavior of a material when loading is applied. जब भी किसी मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो उस मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, उस पर कैसे कैसे स्ट्रेस एक्ट करेगा, कितने कितने स्ट्रेन पे, तो इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट इज यूज टू फाइंड आउट मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि यंग्स मॉडुलस निकालना होगा, यील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालना होगा। तो ये सब सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, तो इसको निकालने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काफी हेल्पफुल हो जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफिक मटेरियल। तो क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिफिक यूज्ड। और ये डिपेंड नहीं करेगा ऑन द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक यूज्ड, कौन सा हमने डायमेंशन यूज किया है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। डायमेंशन कुछ भी हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कांस्टेंट रहेगा फॉर अ फिक्स्ड मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम माइल्ड स्टील इन टेंशन। तो टेंशन माइल्ड स्टील जब टेंसाइल लोड लगेगा तब उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इधर हो गया एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन एक्सिस, और इधर हो गया स्ट्रेस एक्सिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ओरिजिन हो गया। अब ए जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके ए तक क्या हुआ, जीरो से ए तक क्या होगा आपका, ये होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब यहां तक क्या होगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आएगा। और बेसिकली यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ये पॉइंट ए तक आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट है बी, बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट बी को बोलते हैं। मतलब यहाँ बी तक अगर लोड लगाने पर लोड हटा लिया जाए तो इलास्टिसिटी इसमें रहेगा, ये वापस अपने जगह पे आ जाएगा मटेरियल। ठीक है, तो बी को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। सी और डी क्या है, दोनों को बोलेंगे हम इल्ड पॉइंट। ये हो गया सी अपर इल्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर इल्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, डी से मतलब इल्डिंग चालू हो जाएगा। मतलब इल्डिंग चालू होने का मतलब क्या हुआ
कि इसमें बिना स्ट्रेस लगाए हुए, बिना कोई लोड लगाए हुए इसमें स्ट्रेन जो है बढ़ने लगेगा, मतलब फ्री हो जाएगा मॉलिक्यूलर, इसमें कुछ चेंज आएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे और अपने आप इसमें फ्लो करने लगेगा, मटेरियल जो है एक्सटेंड करने लगेगा। और फिर ई पे पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे यील्ड प्लेटो, यील्ड प्लेटो। फिर ईएफ क्या है, ये आपका होगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलेंगे इसको, स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हार्डनिंग हो रहा है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हल्का सा स्ट्रेन बढ़ाने पे हल्का सा हमको स्ट्रेस भी देना पड़ रहा है, तो मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है, मटेरियल हार्ड हो रहा है। और फाइनली एफ जी पहुंचेगा, इसको बोलेंगे हम नेकिंग रीजन। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और जी हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट, एफ हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एल नॉट होगा गेज लेंथ, इनिशियल लेंथ, पी लोड लगा, इनिशियल एरिया ए नॉट, स्ट्रेस क्या आ गया पी अपॉन ए नॉट, स्ट्रेन क्या आ गया डेल्टा अपॉन एल नॉट। ये आपका स्ट्रेस कर्व हो गया माइनस मीटर से। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वही हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ओ ए क्या हो गया, लीनियर कर्व हो गया, लीनियर है, एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना जैसे जिस रेट से स्ट्रेन बढ़ेगा उसी रेट से स्ट्रेस बढ़ेगा। और इसीलिए ए को बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बोले तो कि मतलब यहाँ पे अगर लोड हटाएंगे ना तो वापस आ जाएगा अपने जगह पे। सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, डीई हो गया प्लास्टिक रीजन। डी हो गया आपका ये जो रीजन है यील्ड प्लेटो कह लीजिए, ये प्लास्टिक रीजन है, मतलब प्लास्टिक फ्लो आएगा इसमें, बिना स्ट्रेस दिए हुए स्ट्रेन इसमें होने लगेगा, इसीलिए प्लास्टिक रीजन बोलेंगे। ईएफ क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और एफ जी क्या होगा आपका नेकिंग रीजन। एफ हो गया अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट और एफ जी हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, द रिजल्ट्स वेर प्लॉटेड फॉर स्टैंडिंग, रिजल्ट्स क्या है, ये प्लॉट किया गया फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिमन, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमन जिसका गेज लेंथ कितना है, एल नॉट इज 2 इंच, 2 इंच गेज लेंथ लिया गया और गेज डायमीटर लिया गया डी नॉट 0.5 इंच बाई एएसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। द टेस्ट वाज परफॉर्म्ड थ्रू ग्रेजुअल वन डायमेंशनल लोड, जो टेस्ट परफॉर्म किया गया थ्रू ग्रेजुअल वन डायमेंशनल लोड के थ्रू। द यूटीएम कैन बी यूज्ड फॉर टेंशन टेस्ट, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन था उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर टेंशन टेस्ट, चाहे कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट या शियर टेस्ट, तो इन सभी पॉइंट के लिए हो सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे एक एक पॉइंट को जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आया है। मान लीजिए पॉइंट ए क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल लिमिट, तो ए पॉइंट को हम क्या दिए, प्रोपोर्शनल लिमिट। द कर्व ओ ए, जो ओ ए कर्व है, इज लीनियर, ये आपका लीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लीनियर हो जाएगा। एंड हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दिस लिमिट, यहाँ पे तो ए तक क्या होगा, हुक्स लॉ वैलिड हो जाएगा। फिर हम पहुंचे बी पे, बी पे क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, इसको बोलेंगे हम इलास्टिक लिमिट। आफ्टर अनलोडिंग विद इन पॉइंट बी, आफ्टर अनलोडिंग विद इन पॉइंट बी पॉइंट के अंदर है और वहां से हम अनलोड कर रहे हैं, द इंटायर स्ट्रेन कैन बी रिलीज्ड, इंटायर स्ट्रेन क्या हो सकता है, कैन बी रिलीज हो सकता है। एंड द स्पेसिमेन विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, तो स्पेसिमेन क्या करेगा, अपना ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन कर लेगा। अगर बी पॉइंट से पहले तक अगर हम लोड लगा के उसको लोड हटाएंगे ना, तो वो वापस जो मटेरियल होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो वापस डिफॉर्म होकर अपने जगह पर चला जाएगा। इसी को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। फिर है पॉइंट सी एंड पॉइंट डी क्या है, तो पॉइंट सी इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट, तो पॉइंट सी क्या है, इसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट डी इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट, इसको बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट और इसी को एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। द फॉल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम सी टू डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बारीकी से देखेंगे तो पॉइंट सी ऊपर है, पॉइंट डी नीचे, मतलब सी से डी क्या हो रहा है, स्ट्रेस फॉल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इज ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जो कार्बन एटम होता है वो स्लिप होने के कारण यहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है। सिंस स्टील यूज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लो कार्बन स्टील, क्योंकि स्टील जो यूज होता है वो एग्जांपल किसका होता है, लो कार्बन स्टील का। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉइड्स बिटवीन स्फेरिकल आयरन एटम्स इज अनऑक्युपाइड, इसीलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइड होता है बिटवीन स्फेरिकल आयरन एटम वो क्या होता है, अनऑक्युपाइड होता है।
हेंस कार्बन स्लिप्स फ्रॉम वन वाइड टू अनदर इजिली, और चूंकि वाइड है तो वाइड होगा तो कार्बन का एटम स्लिप करेगा एक वाइड से दूसरे वाइड के बीच में। ठीक है, फिर आया रीजन डीई, इट इज कॉल्ड अस इल्ड प्लेटो। तो डीई को बोलेंगे क्या, इल्ड प्लेटो बोलेंगे। ठीक है, इल्ड प्लेटो बोलेंगे, या इसी को प्लास्टिक आपका फ्लो हो रहा है। फ्रॉम पॉइंट डी माइल्ड स्टील यूज टू बी परफेक्टली प्लास्टिक, पॉइंट डी से जो माइल्ड स्टील होता है इज यूज टू बी परफेक्टली प्लास्टिक होने लगता है, बिकॉज विदाउट चेंज इन स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस में चेंज हुए, यहाँ पे स्ट्रेस कंटिन्यूस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना कोई स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेस वही है, ये आपका दिखा रहा है स्ट्रेस वाला एक्सेस, यहाँ पे वही है, वहां भी तो स्ट्रेस कांस्टेंट है, बिना स्ट्रेस बढ़े हुए स्ट्रेन लगातार बढ़ते जा रहा है। Hence the strength corresponding to D is known as actual yield stress, और इसी को बोलेंगे actual yield stress। रीजन EF क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इसको बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलेंगे, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलेंगे। इन दिस रीजन ड्यू टू रैंडमनेस, रैंडमनेस के कारण क्या होगा, डिसओरिएंटेशन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन रीजन EF को बोलेंगे। इस रीजन में क्या होगा, ड्यू टू रैंडमनेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टील चेंजेस। तो यहाँ पे एक रैंडमनेस के कारण क्या आएगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टील का लैटिस स्ट्रक्चर होगा, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो बदल जाएगा। हेंस द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट्स रेसिस्टेंट, इसलिए हल्का सा उसमें एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में, रिलेटिव मूवमेंट में, और इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इंक्रीज कर जाएगा, वो थोड़ा सा वहां पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसलिए हल्का सा हार्ड हो जाएगा मटेरियल, तो उसी को बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये आपका ओरिएंटेशन था, ये डिसओरिएंटेशन हो गया, और इसीलिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिमाग में आना चाहिए ना कि यहाँ पे भाई बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसमें स्ट्रेन देने के लिए हमें स्ट्रेस भी देना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा मटेरियल जो है हार्ड हो गया होगा, टाइट हो गया होगा, क्योंकि अंदर में ना मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, और उस चेंज होने के कारण थोड़ा सा रेसिस्टेंस बॉडी फिर से प्रोवाइड करने लगा कि नहीं नहीं अब आगे स्ट्रेन नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसको, उसके रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए फिर से आगे स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। ठीक है, पॉइंट एफ पहुंचेंगे हम। पॉइंट एफ क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट पॉइंट, ये क्या हो गया, अल्टीमेट पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट को अल्टीमेट पॉइंट बोल देंगे। एंड द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, और जो स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज नोन एज द अल्टीमेट स्ट्रेस, और उसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, फिर आया पॉइंट आपका एफ जी, इट इज कॉल्ड एज नेकिंग रीजन, इसको क्या बोलेंगे, नेकिंग रीजन बोलेंगे या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन बोलेंगे। इन दिस रीजन ड्यू टू रैपिड डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अब अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंच गया, अब उसके बाद अब मटेरियल में कोई जान प्राण नहीं बचा, तो वहां पे क्या हो गया, रैपिड डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स, वहां पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगेगा स्पेसिमेन में। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन ऑल्सो डिक्रीजेज रैपिडली, स्ट्रेंथ में क्या है वो तेजी से डिक्रीज करने लगेगा। फिर आया पॉइंट जी, इसको बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे देख चुके हैं पॉइंट जी ऑलरेडी, ये आपका है पॉइंट जी। ठीक है, तो पॉइंट जी हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। द फ्रैक्चर स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स, जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स। एट हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के हायर परसेंटेज पे द फ्रैक्चर स्ट्रेन इज लोअर, फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या होगा, लोअर होगा, मतलब कम स्ट्रेन पे ही जो है फ्रैक्चर कर जाएगा, परसेंटेज का कार्बन ज्यादा है। हाउ एवर स्ट्रेंथ हायर होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हायर मिलेगा, जो एफ पॉइंट है वो ऊपर मिलेगा, लेकिन जो जी पॉइंट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मिलेगा, मतलब कम स्ट्रेन में ही, कम इलांगेशन में ही जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम स्टील विथ कार्बन कंटेंट वेरिंग फ्रॉम 0.1 to 1% इज शोन, तो कार्बन परसेंट को वेरी कराते हैं 0.12 से 1% के एच में, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे मूव करेगा, इसका ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये आपका परसेंटेज स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेन है, ये आपका है 0.12% कार्बन वाला, यहाँ पे ऐसे जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने हल्का सा बढ़ाया 0.23% किया, तो क्या हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा मिल गया हमको, ये देखिए, लेकिन ये यहीं पर खत्म हो गया, मतलब क्या, तो फ्रैक्चर जो पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट है वो नीचे इधर खसक रहा है, तो फ्रैक्चर स्ट्रेन कम होता गया,
फिर यहाँ पहुंच गया 0.5% कार्बन, ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ गया, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है, इसका जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ गया, लेकिन स्ट्रेन कम होता जा रहा है, मतलब कम स्ट्रेन में ही फ्रैक्चर कर जाएगा। उसी तरह 0.8%, ठीक, यहाँ पे पहुंच गया और कम हो गया, यहाँ पे देखिए 1% पे सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल्स इन टेंशन, अलग अलग मटेरियल का देख रहा है टेंशन में। ठीक है, ये आपका कास्ट एल्यूमिनियम ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा यहाँ पे, ये कास्ट आयरन। ठीक है, फिर डॉट आयरन, माइल्ड स्टील यहाँ पे है, निकल क्रोम स्टील यहाँ पे है, हाई कार्बन स्टील होगा, कार्बन बढ़ गया तो क्या बने पड़ा जस पर है, इसका अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लेकिन ये आपका घट जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, तो जो आपका मटेरियल होगा ब्रिटल है तो इसका इस तरह का आपका बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इन ब्रिटल मटेरियल्स फेलियर अकर विदाउट एनी नोटिसेबल चेंज ऑफ इलोंगेशन ऑफ मटेरियल, तो बिना किसी नोटिसेबल चेंज ऑफ इलोंगेशन के, विदाउट एनी नोटिसेबल चेंज ऑफ इलोंगेशन के ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देयर इज नो नेकिंग, यहाँ पे कोई नेकिंग नहीं हुआ, कोई रप्चर एलोंग सरफेस में परपेंडिकुलर लोड नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो रप्चर स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट, जो रप्चर स्ट्रेस होगा वही अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। वहां पे अलग था आपका माइल्ड स्टील में, ये आपका रप्चर स्ट्रेस हो गया, ये लीनियरली इलास्टिक रेंज हो गया टेंशन में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अब बिना नेकिंग के यहाँ पे रप्चर रप्चर कर जाएगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करके, कि जितना हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहला इलास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द ओरिजिनल डायमेंशन, जो ओरिजिनल डायमेंशन होगा जैसे कि लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, ऑफ ए मटेरियल कैन बी रिकवर्ड, वो रिकवर हो जाएगा आफ्टर अनलोडिंग इज नोन एज इलास्टिसिटी। वह प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल पे लोड लगाने के बाद अगर लोड को हम रिमूव करते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और को रिगेन कर ले, इसे कह देंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपका होगा लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, यहाँ पे हमने लोडिंग किया इस ऐसे डायरेक्शन में, फिर वापस किए तो वापस यहीं पे आ गया, इसी शेप में फिर से आ गया, इसको बोलेंगे लीनियरली इलास्टिक। ठीक है, इफ अनलोडिंग इज डन बिफोर द इलास्टिक लिमिट, अगर अनलोडिंग जो हमने किया है बिफोर द इलास्टिक लिमिट, अनलोडिंग इज बिफोर द इलास्टिक लिमिट पहुंचने से पहले अगर अनलोडिंग किया है बिलो पॉइंट बी, देन अनलोडिंग कर्व विल फॉलो द ओरिजिनल, तो अनलोडिंग कर्व क्या फॉलो करेगा, जो ओरिजिनल कर्व है उसी को फॉलो कर लेगा। इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड एंड लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड हमने क्या किया, उसको स्ट्रेस कर दिया और लोड कर दिया, उसके बाद अनलोडिंग करेंगे तो कर्व विल बी पैरेलल टू द इनिशियल पोर्शन ऑफ द लोडिंग कर्व, तो कर्व क्या होगा, जो लोडिंग कर्व का इनिशियल पोर्शन होगा उसके पैरेलल होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, तो अनलोड करने पे क्या हो गया, इसका सेम पाथ फॉलो किया। ठीक है, यहाँ भी क्या है, डन लीनियरली इलास्टिक लिमिट है ए से बी के बीच में, यहाँ भी हमें लोडिंग किया ऐसे और अनलोडिंग किया ऐसे, तो सेम पाथ को फॉलो करेगा लोडिंग अनलोडिंग में, क्योंकि लोड जो है 20 पॉइंट से इलास्टिक लिमिट से पहले तक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसको बी पॉइंट से पी पॉइंट तक लोड कर दिया, मतलब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड कर दिया, तो लोडिंग डायग्राम ये था, अनलोड करने पे क्या होगा, इलास्टिक जो इनिशियल पोर्शन होगा इसके पैरेलल आपका ये आपका ऐसे मटेरियल आ जाएगा, ये आपका हो गया रेसिडुअल स्ट्रेन। ठीक है, इतना इलास्टिक रिकवरी हो पाया इसमें और इतना इसमें स्ट्रेन बचा रह गया। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन, तो वह मटेरियल जिसमें मटेरियल क्या होता है, इन इलास्टिक स्ट्रेन उसमें होगा, इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द स्ट्रेन एट द इलास्टिक लेवल इज नोन एज प्लास्टिसिटी, तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, मतलब वहां से वापस नहीं आएगा लोड हटाने के बाद, इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बेसिकली क्या है, इनवर्स है इलास्टिसिटी का। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इन ए मटेरियल इज डिजायरेबल इन द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग एंड फॉर्जिंग, प्रेसिंग एंड फॉर्जिंग का जो ऑपरेशन होता है उसमें प्लास्टिसिटी काफी डिजायरेबल होता है। ठीक है,
डक्टिलिटी क्या होता है? तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी स्ट्रेच। तो वह प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं उसको कह देंगे डक्टिलिटी। देर आर लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल इन डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या है पॉसिबल है एक लार्ज डिफॉर्मेशन का बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर, बिना एब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर का। डक्टिलिटी इज मेजर्ड थ्रू अ टेंसाइल टेस्ट। जो डक्टिलिटी है इज मेजर्ड थ्रू अ टेंसाइल टेस्ट। उसको मेजर कैसे करते हैं? टेंसाइल टेस्ट के थ्रू, डन ऑन स्पेसिमन। स्पेसिमन में टेस्ट करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आइदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन निकाल लेंगे और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमन। तो टेस्ट स्पेसिमन का देखेंगे कितना परसेंटेज इलोंगेट हुआ या कितना परसेंटेज आपका रिड्यूस हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज डिजायरेबल इन ऑपरेशन ऑफ वायर ड्राइंग। तो वायर को ड्रॉ करने में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल का? ये डिजायरेबल है ऑपरेशन में, वायर ड्राइंग के ऑपरेशन में। ठीक है। ब्रिटलनेस क्या होता है? तो ब्रिटलनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डेवलप क्रैक डेवलप करने में विदाउट एग्जिबिटिंग एनी साइन ऑफ, बिना कोई साइन एग्जिबिट किए हुए ऑफ ऑब्जर्वेबल डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू लोडिंग। जब उसमें लोड लगाएंगे तो क्या होगा? बिना कोई डिफॉर्मेशन दिखे हुए उसमें क्या होगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है। डक्टाइल मटेरियल में क्या है कि पहले स्ट्रेच करेगा, आपको जानकारी मिल जाएगा कि अब जो है इसमें क्रैक डेवलप होने वाला है या फेल होने वाला है। लेकिन ब्रिटलनेस में वह मटेरियल है जो क्रैक डेवलप कर देगा बिना एग्जिबिटिंग एनी साइन ऑफ, मतलब उसमें कोई साइन नहीं आएगा कि डिफॉर्मेशन कहीं कुछ हो रहा है, आपको जानकारी मिलेगा, अचानक से ये जो है फेल हो जाएगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के फेलियर के टाइम के आसपास के टाइम में कोई सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज हाईली अनडिजायरेबल। ये हाईली अनडिजायरेबल है, मतलब ये नहीं होना चाहिए बिकॉज ब्रिटल फेलियर्स अकर विदाउट सिग्निफिकेंट वार्निंग, क्योंकि कोई वार्निंग नहीं मिलता है ब्रिटल फेलियर में। वार्निंग नहीं मिलेगा तो हम भाग नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। डक्टाइल में होता है कि हमें इलॉन्गेशन हुआ देखने को मिला तो हमें वार्निंग मिल जाता है कि चलो अब हो सकता है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स करे या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, लेकिन ब्रिटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है। फिगर 1.11 shows a stress strain curve for a typical brittle material, जो हमने ऊपर देखा है, whose failure occurs with a only little elongation where proportional limit is exceeded। तो जैसे ही proportional limit exceed करेगा तो हल्का सा elongation होगा, बहुत कम elongation होगा और जो स्ट्रक्चर है आपका फेल कर जाएगा। और इन दिस केस फ्रैक्चर स्ट्रेस इज द सेम एज अल्टीमेट स्ट्रेस। और ब्रिटल मटेरियल के केस में जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होता है वो सेम होता है अल्टीमेट स्ट्रेस के। तो ये भी दिक्कत का बात है। ठीक है। बाकी डक्टाइल में क्या होता है? फ्रैक्चर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस से, मतलब कम होता है। ठीक है, स्ट्रेन ज्यादा होता है। ये आपका दिया हुआ है फिगर 1.11 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। यहाँ पे आपका ए पॉइंट पहुंचा, यहाँ पे बी पॉइंट पहुंचा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। हाई कार्बन स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है? ब्रिटल है। मैलिबिलिटी क्या होता है? तो मैलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर। तो बिना रप्चर हुए हर डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर सकता है, तो यह प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इज पजेस्ड बाय मैलिबल मटेरियल। तो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इज पजेस्ड बाय मैलिबल मटेरियल। तो मैलिबल मटेरियल के पास क्या होता है? एक हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होता है। मैलिबिलिटी इज अ यूजफुल प्रॉपर्टी इन मेनी ऑपरेशन। बहुत सारे ऑपरेशन में मैलिबिलिटी क्या है कि यूजफुल प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि फॉर्जिंग हो गया, हॉट रोलिंग हो गया, ड्रॉप स्टैंपिंग हो गया। ठीक है। टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। तो टफनेस क्या होता है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा बाय विच इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। तो बिना किसी फ्रैक्चर के ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फेलियर। तो टफनेस क्या होता है आपका? टफनेस क्या होगा? फ्रैक्चर तक हम क्या करेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकाल लेंगे फ्रैक्चर तक और उसी को वही टफनेस हो जाएगा। तो टफनेस इन द मटेरियल इज वेरी डिजायरेबल फॉर कंपोनेंट्स सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग और शॉक लोडिंग। तो वह मटेरियल, वह कंपोनेंट जिसमें शॉक लोडिंग लग रहा होगा या साइक्लिक लोडिंग लग रहा होगा, तो उसमें टफनेस मटेरियल का बहुत ही जरूरत होता है, बहुत ही डिजायरेबल होता है। ठीक है, उस शॉक को रेसिस्ट करने के लिए। फिगर 1.12 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील।
एरिया अंडर दीज कर्व्स रिप्रेजेंट टफनेस। तो इस कर्व का जो एरिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये टफनेस का मेजर करना है। तो ये आपका माइल्ड स्टील हो गया, तो इसके जो एरिया निकलेगा यूनिट स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, यही हो जाएगा टफनेस। और ये हो गया हाई कार्बन स्टील का ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ गया है तो अल्टीमेट स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक जो फ्रैक्चर स्ट्रेन होगा वो कम हो जाएगा। हमने जस्ट ऊपर देखा है। तो एरिया इस तरह का ग्राफ बनेगा और इसका जो एरिया आएगा ये आपका दे देगा टफनेस। ठीक है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तक अगर हम निकाल लेते हैं इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है बेसिकली कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर अप टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है फ्रैक्चर तक, इसे कह देंगे हम मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ टफनेस कह देंगे। हार्डनेस क्या होता है? तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट स्क्रैच इंडेंटेशन ऑन सरफेस एब्रेशन। तो सरफेस एब्रेशन के खिलाफ कोई स्क्रैच ना लगे एंड उस पर इंडेंट ना पड़े, तो इन सब का जो रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है मटेरियल के अंदर उसे कहेंगे हार्डनेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस का अगर मेजरमेंट की बात करें यहाँ पे तो दो टेस्ट होता है, एक होगा स्क्रैच टेस्ट, एक होगा इंडेंटेशन टेस्ट। ठीक है, डू यू नो में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटल मटेरियल्स आर हार्ड। जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, एंड डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? टफ होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो डक्टाइल होगा वो टफ होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो वह प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का जिस प्रॉपर्टी से वो फ्रैक्चर को रेसिस्ट कर ले, फ्रैक्चर न होने दे अंडर लोड, लोड में, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ है इसका मतलब क्या कि लोड लगाएंगे तो एक उसका सर्टेन लिमिट होगा, कितना लोड तक लगाएंगे तो फ्रैक्चर नहीं होगा, उसी को कह देंगे स्ट्रेंथ। सिंपल। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो गया? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल is defined as the load required to cause fracture divided by the area of test specimen। तो अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाए तो इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द लोड रिक्वायर्ड, कितना लोड रिक्वायर्ड है टू कॉज फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को करने में, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। टेनासिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को रेसिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी का मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। तो टेंसाइल लोड जब लगाएंगे तो उस टेंसाइल लोड के खिलाफ जो फ्रैक्चर होगा उसको रेसिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होगा मटेरियल के अंदर में उसे कह देंगे टेनासिटी। ठीक है, तो याद रखिए टेनासिटी मतलब टेंसाइल लोड के अगेंस्ट रेसिस्टेंस। क्लियर? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो हमने पढ़ा है प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप क्या होता है? द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर सस्टेन लोडिंग। एक सस्टेन लोडिंग लगा हुआ है उस पर और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे वक्त के लिए, तो उसे कह देंगे क्या? हम क्रीप कह देंगे। क्रीप कह देंगे। क्या होता है क्रीप? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप। अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप की, कौन कौन सा फैक्टर है जो क्रीप को अफेक्ट करेगा? तो उसका क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लोड क्या मैग्नीट्यूड करेगा। फिर ठीक है, टाइप ऑफ लोड, क्या टाइप ऑफ लोड करेगा? क्रीप को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और क्या करेगा? टाइम और एज ऑफ लोडिंग ये भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा। तो क्रीप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हायर टेम्परेचर। जो क्रीप होगा ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा एट हायर टेम्परेचर एंड हायर स्ट्रेसेस। कहाँ पे होगा? हायर टेम्परेचर और हायर स्ट्रेसेस पे। हेंस इट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ इंजन्स एंड फर्नेसेस। इसलिए इसको आप क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर, इट शुड बी कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ इंजन्स और फर्नेसेस। ठीक है, वेरिएशन ऑफ क्रीप दिया हुआ विद टाइम। ठीक है, तो ये आपका वेरिएशन ऑफ क्रीप है, क्रीप स्ट्रेन विद टाइम। ये आपका टाइम एक्सिस, ये आपका स्ट्रेन हो गया। यहाँ पे जीरो, ये आपका जीरो से ओ से क्या हो गया? इलास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये आपका ग्राफ बढ़ा, बी पहुंचा, ई बी सी डी। यहाँ से जब हमने अनलोड किया तो यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक रिकवरी आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन हो गया, तो इसी को बोलेंगे क्रीप बोलेंगे। ठीक है, तो ओ ए क्या हो गया? इलास्टिक स्ट्रेन हो गया। यहाँ पे ओ ए क्या है? इलास्टिक स्ट्रेन। बी डी क्या है? यहाँ पे क्रीप रीजन।
BD क्या है? क्रीप रीजन है। इफ मेंबर इज अनलोडेड एट पॉइंट E, द स्ट्रेन विल फॉलो पाथ EFG। ठीक है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है? द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन द स्टील एज अ रिजल्ट, द डिक्रीज इन स्ट्रेस इन द स्टील, स्टील में जब स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रीप विद इन स्टील अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। मतलब क्रीप लग रहा है, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज कम हो जाता है, इसी को कहते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, यहाँ पे सिग्मा नोट पहुंचा, कुछ देर के बाद क्या हुआ, हल्का सा स्ट्रेस कम हो गया, इसी को बोलेंगे स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये बार इज स्ट्रेस टू सिग्मा नॉट स्ट्रेस, अगर बार स्ट्रेच है तो सिग्मा नॉट स्ट्रेस इन टाइम T नॉट एंड देयर आफ्टर लेफ्ट टू सस्टेन दैट स्ट्रेस, अगर छोड़ दिया जाए कि भाई तुम वही स्ट्रेस लगा के रखो अपने में, इन द स्ट्रेस विल गो ऑन रिड्यूसिंग, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा एंड अल्टीमेटली बिकम्स कांस्टेंट, और अल्टीमेटली क्या है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फटिग deterioration of a material under repeated cycle of stress, तो deterioration होगा किसी मटेरियल का अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस, एक रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस में और स्ट्रेन में, लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव क्रैकिंग, क्या होगा, एक प्रोग्रेसिव क्रैकिंग होगा, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फ्रैक्चर इज कॉल्ड फटिग, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपका फटिग करेगा। ठीक है। अब फटिग फैक्टर्स अफेक्टिंग फटिग, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो फटिग को अफेक्ट करेगा? एक तो लोडिंग कंडीशन करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, लोडिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो ये सब फैक्टर क्या है, अफेक्ट करेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फटिग को। टू अवॉइड फटिग, टू अवॉइड फटिग फेलियर को अवॉइड करने के लिए डेवलप्ड स्ट्रेसेस शुड बी केप्ट बिलो द एंड्योरेंस लिमिट, तो जो जब स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो कहाँ होना चाहिए, आपको एंड्योरेंस लिमिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट अब क्या होता है, तो एंड्योरेंस लिमिट इज द stress level below which material has high probability of no failure even after infinite number of load cycle। टॉलरेंस लिमिट वह स्ट्रेस लेवल है बिलो विच, जिसके नीचे मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मटेरियल फेल नहीं करेगा इवन आफ्टर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल लगा देंगे फिर भी मटेरियल फेल नहीं करेगा। ठीक है। ये आप कर देख सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग विच कॉजेज फटीग फेलियर, तो यहाँ एंड्योरेंस लिमिट है। ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट है, तो यहाँ पे आपका इसके नीचे फेलियर नहीं करेगा। एंड्योरेंस लिमिट फ्रॉम माइल्ड स्ट्रेस, अगर माइल्ड स्ट्रेस में पूछ जाएगा कितना होता है एंड्योरेंस लिमिट, तो क्या बताइएगा, 186 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वही अगर एल्यूमिनियम का पूछ लिया तो 181 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 186 और 181 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। रेजिलेंस क्या होता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एज इट डिफॉर्म्स until elastic limit, this energy gets recovered upon unloading। तो रेजिलेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी होता है एज इट डिफॉर्म्स अंटिल इलास्टिक लिमिट, एज इट डिफॉर्म्स अंटिल इलास्टिक लिमिट एंड दिस एनर्जी गेट्स रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। अनलोडिंग पे क्या होता है, ये एनर्जी आपको रिकवर भी हो जाता है। ठीक। इलास्टिक लिमिट तक का जो होगा उसको बोलेंगे रेजिलेंस। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हम एरिया निकालें तो उसे कह देंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है। ये आपका दिया हुआ रेजिलेंस ऑफ अ टिपिकल इलास्टिक मॉडुलस, तो ये आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अगर इलास्टिक लिमिट तक का एरिया निकाले तो ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। फॉर अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन, मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, ये आ गया मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलेंस, तो लोड और डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया निकालेंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर उसे कह देंगे रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकता है गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में उसे कह देंगे प्रूफ रेजिलेंस। फॉर स्प्रिंग एक्शन हाइयर रेजिलेंस इज डिजायरेबल इन मटेरियल, तो प्रूफ एक्शन स्प्रिंग एक्शन में क्या होता है,
हायर रेजिलेंस डिजायरेबल होता है मटेरियल में, ठीक है। डू यू नो ब्रिटल मटेरियल्स आर दोज विच हैव पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5% एट फ्रैक्चर पॉइंट। तो ब्रिटल मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब इलास्टिक स्ट्रेन के बाद सिर्फ 5% तक स्ट्रेन उसमें आ सकता है एट फ्रैक्चर पॉइंट पे। डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज विच हैव पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मोर देन 5% एट फ्रैक्चर। वहीं डक्टाइल मटेरियल्स क्या होगा, जो 5% से ज्यादा स्ट्रेन आएगा एट फ्रैक्चर पॉइंट। हायर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस सिग्निफाइज मोर हार्डनेस। अगर यील्ड स्ट्रेस ज्यादा है, यील्ड स्ट्रेस हमने देखा था पॉइंट सी और डी, अगर वो ज्यादा है तो मतलब ज्यादा हार्ड होगा मटेरियल। एंडोरेंस लिमिट इज लोअर देन द प्रोपोर्शन लिमिट। जो एंडोरेंस लिमिट होता है जाहिर सी बात है कम होगा प्रोपोर्शन लिमिट से। व्हेन टेम्परेचर बिकम्स हाफ ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट से हाफ हो जाए टेम्परेचर, क्रीप बिकम्स इनटॉलरेबल। तो क्रीप क्या है, इनटॉलरेबल हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच टेम्परेचर इज नोन एज होमोलॉगस टेम्परेचर, इसको बोलते हैं होमोलॉगस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से आप सभी के लिए, तो जो भी टॉपिक पढ़ा उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है आपका अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हो गया लीनियर इलास्टिक कर्व का, लीनियर है और इलास्टिक कर्व है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन लीनियर इलास्टिक कर्व है लेकिन नॉन लीनियर है, तो इस तरह से बनेगा। लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक कर्व है, लीनियर भी है और लीनियर भी है और इलास्टिक है यहाँ से, फिर प्लास्टिक हो गया, ठीक है। फेलियर ऑफ मेटल्स इन टेंशन एंड कंप्रेशन, तो देखते हैं कि मेटल्स का फेलियर कैसे होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में। पहले देखते हैं कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट में अगर हम देखें कि एक डक्टाइल मटेरियल है तो शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर्स फेल ड्यू टू यील्डिंग इन कंप्रेशन। जो शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर होता है वो फेल हो जाएगा ड्यू टू यील्डिंग इन कंप्रेशन एंड बल्जिंग ऑफ मटेरियल टेक्स पर। यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल बल्ज कर जाएगा। फेलियर प्लेन इज इंक्लाइन एट 90 डिग्री टू द कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड से 90 डिग्री पे इंक्लाइन होगा फेलियर प्लेन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इन कंप्रेशन, ठीक है। वहीं अगर ब्रिटल मटेरियल है तो फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज ड्यू टू शियर इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, शियर में फेल हो जाएगा। द फेलियर प्लेन इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, लोडिंग से 45 डिग्री डायरेक्शन में 45 डिग्री पे फेलियर प्लेन आ जाएगा, तो ये आपका शियर में फेल होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका फेल हो रहा था कहाँ पे, यील्डिंग में, यील्ड कर जा रहा था कंप्रेशन में डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल शियर में फेल हो रहा था, ठीक है। अगर हम टेंशन टेस्ट करें ऑन डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल फेस ड्यू टू शियर, शियर में वीक होता है along the plane inclined at an angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे प्लेन पे ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा विद द एक्सिस ऑफ स्पेसिफिक। फेलियर सरफेस इज रफ, फेलियर सरफेस क्या होगा, रफ होगा। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, शियर में वीक होता है, तो यहाँ पे कप एंड कोन फेलियर होगा, टेक्स प्लेस इन डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स इन टेंशन। अगर बात करें ब्रिटल मटेरियल्स में, तो ब्रिटल मटेरियल्स फेल ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में सेपरेशन के कारण फेलियर आ जाएगा along the surface inclined at 90 डिग्री to the direction of the load, लोड के डायरेक्शन के 90 डिग्री में ये आपका फेल हो जाएगा। फेलियर सरफेस क्या होगा, यहाँ भी रफ होगा, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल्स आर वेरी वीक इन टेंशन, जो ब्रिटल मटेरियल होता है ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है टेंशन में, ठीक है। तो ये आपका जो इसका फेलियर होगा टेंसाइल में फेल होगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म होता है और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए और यहाँ पे पीडीएफ मिलकर आप लोग इसको चैप्टर थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फिर डाउट होगा तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, तो ये था आपका पहला चैप्टर जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ये आपका पहला खत्म हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पहला खत्म हो गया।
नेक्स्ट में देखेंगे सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।